Assalamualaikum everyone, this is Dr. Ahmed Hassan and I am going to explain about the congenital nephrotic syndrome. You guys are well aware about the nephrotic syndrome. Now regarding the congenital nephrotic syndrome, the one thing that you need to consider is that if a person develops nephrotic syndrome at birth or within the first 3 months of life, तो इसका मतलब ये है कि the child has congenital nephrotic syndrome. ठीक है, और nephrotic syndrome अगर first year of life में आ जाता है तो it has a very poor prognosis. Congenital nephrotic syndrome is further divided into two categories. एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी. पहले मैं आपको प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ाऊंगा और फिर बाद में सेकेंडरी. अब प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है, इसके अंदर जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज पार्ट ऑफ अ फ्यू सिंड्रोम्स. ठीक है, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है. दूसरी चीज, इसके अंदर स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है. ठीक है, फेमिलियल स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है. साथ ही साथ FSGS1 एंड FSGS2. ठीक है, और क्योंकि एक ये सिंड्रोमिक टाइप है, ठीक है, ज्यादातर तो 85% ऑफ टाइम्स इसमें कोई ना कोई जीन डिफेक्ट होता है. जीन्स जो हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रहनी चाहिए. दे इंक्लूड NPHS1, NPHS2, साथ ही बात WT1 एंड LAMB2. ये जो पहले तीन मैंने लिखी हैं, ये WT तो आपको विल्म्स ट्यूमर से भी याद होगी, ये मैं आपको आगे जाके भी बढ़ाता हूँ. ठीक है, लेकिन ये जो पहले तीन हैं, ठीक है, these three are the genes that are involved in glomerular filtration barrier. जब हम लोग बात करेंगे पूरे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तो उसके अंदर आई विल ऑल्सो शेयर द थिंग्स अबाउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर कि उसके अंदर कौन सी जीन्स और कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो वाला नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जब जो बर्थ या फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ में आ रहा है. इसकी सबसे ज़्यादा गंदी प्रोग्नोसिस होती है अगर ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में आ जाता है. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स हैं. प्राइमरी में सिंड्रोमिक इन्वॉल्वमेंट होती है. ठीक है, स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फेमिलियल स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, FSGS1 एंड FSGS2. 85% ऑफ टाइम्स इसमें कुछ जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, वो ये वाली जीन्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं. साथ क्योंकि ऊपर वाली तीन जो जीन्स हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर का पार्ट है. तो अब अगली बात आ जाती है, व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम. फाइंडिंग्स में वही वाली बात है, एल्ब्यूमिन जाएगी, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगी. और एल्ब्यूमिन कम होगी क्योंकि एल्ब्यूमिन जा रही है, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन यूरिया है. एक चीज. दूसरी चीज क्या होगी कि इसके अंदर ऑब्वियसली गैमा ग्लोबुलिन्स, ठीक है, वो कम हो जाएंगी सिंस दे आर ऑल्सो बीइंग लॉस्ट इन द यूरिन. तो हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा. इसकी वजह से इन्फेक्शंस की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, क्योंकि एल्ब्यूमिन कम है और प्रोटीन यूरिया है, इसकी वजह से एडीमा भी होगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इजी हो गया याद रखने के लिए.
एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो टू बेसिकली मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ये समझ लें, ठीक है, दो चीजें होती हैं। एक तो लिपिड का कैटाबॉलिज्म कम होता है, मतलब कि लिपिड कम टूटते हैं, और लिपिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा इसमें? हाइपर लिपिडीमिया, ठीक है। प्रोटीन कम हुई, एल्ब्यूमिन निकल, एल्ब्यूमिन कम हुई, प्रोटीन यूरिया हुआ तो एडीमा हो गया, गामा ग्लोबुलिनीमिया हो तो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। लिपिड कैटाबॉलिज्म कम हुआ, लिपिड प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो हाइपर लिपिडीमिया हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, अभी तक हमने एक प्रोटीन लूज करवा दी, एक हमने गामा ग्लोबुलिन लूज करवा दी, ठीक है, और एक हमने लिपिड बढ़वा दिए, 3 चीजें करवाई हैं। चौथी चीज क्या होगी इसमें? चौथी चीज ये होगी कि इसमें देयर विल बी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होगा? क्योंकि इसमें थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन विल बी लॉस्ट इन द यूरिन, ठीक है, इट विल बी लॉस्ट इन द यूरिन। साथ ही साथ ऑब्वियसली जब इतने ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं तो देयर विल बी ऑब्वियसली पुअर ग्रोथ along with malnourishment, ठीक है। तो ये 2 चीजें साथ होंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, जो कि कॉमन होंगी हर में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं या एक बज़वर्ड है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि जो कंजेनिटल नेफ्रोटिक, प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक एसोसिएटेड फाइंडिंग होती है कि उनमें उनकी जो प्लेसेंटा होती है इट इज एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड प्लेसेंटा होती है, इतनी ज्यादा एनलार्ज्ड होती है कि इट इज मोर देन 25% ऑफ द इन्फेंट्स वेट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो इसकी प्री नेटल डायग्नोसिस आप करते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं? द डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज prenatally is by increased AFP in the amniotic fluid, ठीक है। अब इसको जो इंपॉर्टेंट चीज है और याद रखने की तरीकेकार क्या होगा आपके पास कि 3 सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, जो कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकते हैं, ठीक है, जो अगर आप याद कर लें तो इट वुड बी अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट। पहला है डेनी-ड्रैश, दूसरा है पियर्सन, तीसरा है गैलोवे-मोवाट। अब मैंने इसको कैसे याद रखा हुआ है? पहला है डेनी-ड्रैश। डेनी-ड्रैश में क्या होगा? एक तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले सारे फीचर्स तो आने ही हैं। अगर कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ आपको एम्बिगुअस जेनिटेलिया मिल जाते हैं तो वो डेनी-ड्रैश सिंड्रोम है, और इसके अंदर WT1 जीन की जो है वो म्यूटेशन है। तो WT1 विल्म्स ट्यूमर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर एक बच्चा आपके पास आता है विथ कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एम्बिगुअस जेनिटेलिया एंड विल्म्स ट्यूमर, ठीक है, तो वो डेनी-ड्रैश सिंड्रोम होगा। फिर आता है पियर्सन सिंड्रोम। पियर्सन सिंड्रोम में पी से आपने याद रखना है बी, इसको आप ये यूं बी बना लें, बीटा-2 लैमिनिन का डिफेक्ट है। तो बीटा-2 लैमिनिन जो है वो 2 जगह पे होती है, एक है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, एक है ऑक्यूलर
बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा देगी, और ऑक्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में जब मसले मसाइल बनेंगे तो ये बायलैटरल माइक्रोकोरिया करवा देगी, यानी कि जो प्यूपिलरी साइज है वो छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्यूपिल, ठीक है। इसके साथ कुछ दो और एसोसिएटेड फाइंडिंग्स हैं जो इंटरनेट से मैंने पढ़ी थी। एक है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस एसोसिएटेड हो सकता है, और सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी हो सकती है एसोसिएटेड, यानी कि ARDS, ठीक है। तो बेसिकली पियर्सन सिंड्रोम को आपने बी से याद रखना है, बीटा 2 लैमिनिन का डिफेक्ट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर गया तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, ऑक्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन गई तो बायलैटरल माइक्रोकोरिया हो गया, साथ आपने GDM और सर्फेक्टेंट या ARDS याद रखना है, ठीक है। फिर आखिरी है गैलवे मोवाट सिंड्रोम, इसमें भी आपने याद रखना है, जी से तो आप याद रख लेंगे, कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो है ही ना, साथ उसके क्या होगा, इससे आप याद रखेंगे कि इसमें माइक्रोसिफेली हो जाएगी, ठीक है, और साथ ही साथ हिएटल हर्निया, ठीक है। अब अगर आपके पास एक बच्चा आता है जो कि 1 साल से कम है या 3 महीने से कम है और उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो आपने उसमें देखना है या तो अगर उसमें एम्बिगुअस जेनिटेलिया है, थिंक ऑफ डेनिड्रास सिंड्रोम, अगर उसमें बायलैटरल माइक्रोकोरिया है, थिंक ऑफ पियर्सन सिंड्रोम, और अगर माइक्रोसेफली है और साथ ही साथ हिएटल हर्निया है कि उसकी जो बावल लूप्स हैं वो आ रही हैं इन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है, तो आप सोचेंगे गैलवे मोवाट सिंड्रोम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है याद करना अगर इस तरीके से याद करेंगे। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान है, एल्ब्यूमिन दे दें क्योंकि एल्ब्यूमिन की कमी है, ठीक है, डायूरेटिक्स की इन्फ्यूजन दे दें क्योंकि एडिमा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपने कैलोरिक रिप्लेसमेंट करते रहनी है, लिपिड और विटामिन की रिप्लेसमेंट भी करते रहनी है क्योंकि मैल नरिश्ड होगा बच्चा, इवन दो हाइपरलिपिडीमिया की तरफ जा रहा है लेकिन मैल नरिश्ड भी होगा, ठीक है। साथ ही साथ थायराइड की रिप्लेसमेंट भी करनी है, आपने थायराइड की रिप्लेसमेंट भी करनी है, एल्ब्यूमिन रिप्लेसमेंट, डायरेटिक इन्फ्यूजन्स, लिपिड, विटामिन, हाई कैलोरिक डाइट along with थायराइड रिप्लेसमेंट। यूनिलैटरल नेफ्रेक्टमी भी करते हैं अल्टीमेटली, ठीक है, और प्रोटीन यूरिया प्लस GFR को कम करने के लिए हम एस इनहिबिटर्स साथ इंडोमेथिसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ जगह पे जो ज़्यादा अच्छे एडवांस्ड सेंटर्स हैं उनमें बायलैटरल नेफ्रेक्टमी कर देते हैं और फिर बच्चे को रखते हैं ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस अनटिल रीनल ट्रांसप्लांट जब हो सकता है, ठीक है। बायलैटरल नेफ्रेक्टमी की उसने लिखी हुई है कि कब कर सकते हैं, क्राइटेरिया समझ लें कि 1 to 2 years ऑफ एज हो बच्चे की और उसका वेट जो है वो मोर देन 7 kg हो, ठीक है। ये इंडिकेशन समझ लें या प्री रिक्विजिट्स समझ लें बायलैटरल नेफ्रेक्टमी के कि फिर करते हैं, ठीक है। सो ये था आपका प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मैं एक दफ़ा फटाफट अगली वीडियो में रिव्यू भी कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके मल्टीपल कॉजेज हैं, इन्फेक्शंस या टॉक्सिन्स वगैरह जो है ना वो मेन कॉज होती हैं। तो इसमें आप करेंगे क्या कि एक तो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट कर देंगे जिस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। दूसरा आप क्या काम करेंगे कि वही एल्ब्यूमिन देंगे, डायूरेटिक्स देंगे ऑब्वियसली, ठीक है, फिर IVIG दे देंगे क्योंकि इन्फेक्शन का चांस है, फिर वही वाली बातें हैं सारी, कोई इतना खास फर्क नहीं है मैनेजमेंट में, ठीक है।
न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, एस इनहिबिटर्स देंगे और यूनिलैटरल नेफ्रेक्टमी, जैसे कि हमने बायलैटरल यूनिलैटरल बायलैटरल नेफ्रेक्टमी प्राइमरी कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में की थी, इसमें भी इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर ये भी ठीक नहीं होता है यूनिलैटरल नेफ्रेक्टमी के बावजूद, तो ऑब्वियसली एक जनरलाइज्ड एडीमा की पिक्चर आ जाती है जिसको हम एनएसआर का कहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि बायलैटरल नेफ्रेक्टमी कर देंगे और अल्टीमेटली जैसे उसमें किया था क्रोनिक डायलिसिस पे डाल के अल्टीमेटली रीनल ट्रांसप्लांट कर देंगे, जो कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब सेकंड वीडियो में मैं इन्हीं चीजों को स्पीड से ओवरव्यू करने लगा हूं।